यह कहानी है एक 18 साल की मालकिन की जो बहुत ही सुंदर लगती है। मैं आज धर्मपुरा वापस जा रही हूँ। धर्मपुरा, इस जगह से मुझे बहुत ही चिढ़ है। इस जगह का नाम सुनते ही मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुस्से पर काबू नहीं रह पाता है। पर आज मेरे कदम वापस धर्मपुरा की ओर मुड़ गए। बड़ी मालकिन को तो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं क्या वहां पर रह रहा कोई भी शख्स उन्हें और उनकी हुकूमत को नहीं भूल सकता। कहते हैं कि अंग्रेजों के बाद बस उनका ही बोलबाला था। दूर दूर से लोग उनके आगे नतमस्तक होते थे। नतमस्तक उनके सम्मान में नहीं बल्कि उनके डर से होते थे। सभी पर उनका ही कहर था। मेरे बाबा उनके मुलाजिम थे। उनके सभी हुक्म की तामील करना उनकी जिम्मेदारी। मेरे बाबा उनके सबसे खास और विश्वसनीय मुलाजिमों में से एक थे। बड़ी मालकिन के सभी कानूनी और गैर कानूनी कार्यों में उनका विशेष योगदान होता था। मैं छोटी थी उस वक्त जब बाबा के साथ बड़ी हवेली जाया करती थी। बड़ी हवेली बड़ी मालकिन का राजशाही घराना था, जहां बड़ी मालकिन की हुकूमत चलती थी और मैं वहीं एक कोने में खड़ी होकर उनके राजशाही रुतबे को बड़ी ही अचरज भरी निगाहों से देखती थी। उस वक्त बड़े मालिक की तबीयत भी कुछ नासाज थी। उनके देखभाल की जिम्मेदारी भी बड़ी मालकिन ने मेरे बाबा को ही सौंप रखी थी। बड़े मालिक बड़ी मालकिन के स्वभाव से बिल्कुल ही उलट थे। बहुत ही मृदु, सौम्य और शांत स्वभाव। वहीं बड़ी मालकिन बहुत ही तेज, क्रूर और कटु शब्दों से परिपूर्ण। बड़े बड़े हकीमों, वैद्य सभी से उनकी चिकित्सा कराई जा रही थी, पर कोई भी सुधार हो नहीं रहा था। सभी उनके ठीक होने के लिए सुबह शाम दिन रात ईश्वर से दुआ कर रहे थे, मगर कोई भी दुआ, कोई भी दवा उनके शरीर पर कार्य नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बड़े मालिक अब जीना ही नहीं चाहते। ये सोचते ही धर्मपुरा के लोगों की रूह कांप जाती, क्योंकि धर्मपुरा में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिसने बड़ी मालकिन से कर्जा ना ले रखा हो या उसे चुका पाया हो। बड़ी मालकिन उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटती। इसलिए धर्मपुरा के लोग उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए भगवान से दुआ मांग रहे थे। बड़े मालिक के एक छोटे भाई और छोटी बहन भी थी। उनकी छोटी बहन यानी हमारी छोटी मालकिन का विवाह बड़ी मालकिन के भाई शंभू के साथ पहले ही संपन्न हो चुका था और छोटे भाई यानी छोटे मालिक, जिन्हें बड़ी मालकिन ने धर्मपुरा से दूर बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। बड़ी मालकिन का एक बेटा भी था, आयुष। आयुष ही तो था बड़ी मालकिन का इकलौता सहारा। सब कुछ बड़ी मालकिन के बाद उसका ही होने वाला था। इसलिए बड़ी मालकिन आयुष को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। जब भी कभी बाहर जाता तो उसके साथ बड़ी मालकिन का कोई ना कोई विश्वसनीय साथ जरूर जाता। आयुष का स्वभाव भी बिल्कुल बड़े मालिक की ही तरह था। वो धर्मपुरा के सभी लोगों से प्रेम करता था और धर्मपुरा वासी उससे। वो उनकी ही तरह मृदुभाषी, शांत और सौम्यता से परिपूर्ण था। वो बड़ी मालकिन की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसकी दिलचस्पी धर्मपुरा में थी ही नहीं। वो भी छोटे मालिक की तरह धर्मपुरा से दूर जाना चाहता था, ताकि वो अपनी खुद की पहचान बना सके। लेकिन बड़ी मालकिन ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। वो उसे अपने सामने ही रखना चाहती थी और अपने जैसा बनाना चाहती थी, ताकि वो उनके ना रहने पर उनकी गद्दी संभाल सके। कुछ दिनों बाद ही आयुष और मेरी गहरी दोस्ती हो गई। अब आयुष का ज्यादा से ज्यादा समय मेरे साथ ही गुजर रहा था, जो बड़ी मालकिन को बिल्कुल भी नागवार था कि आयुष और मेरी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो। इसलिए उन्होंने बाबा से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अब से वो मुझे बड़ी हवेली ना लेकर आए। ऐसा आदेश पाकर बाबा मुझे लेकर और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनके पीछे मेरा कोई भी नहीं
था जिसके सहारे मुझे घर पर छोड़कर जाए। मैं अपने बाबा की इकलौती संतान थी और माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से अकेले ही बाबा ने मुझे संभाला। वो मेरे और मैं उनकी अकेले ही एक दूसरे का सहारा थे। इसलिए बाबा मुझे अपने साथ बड़ी हवेली ले जाया करते थे। मैं बाबा की परेशानी को भलीभांति समझ रही थी, लेकिन बड़ी मालकिन के कोप से भी परिचित थी। बाबा बड़ी मालकिन के आदेश की अवहेलना भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुझे घर पर अकेला भी किसके सहारे छोड़ते, ये बात उनको परेशान किए जा रही थी। मैं बाबा को और परेशान नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने बाबा से कह दिया कि अब से मैं आपके साथ बड़ी हवेली नहीं जाऊंगी, पड़ोस वाली कमला काकी के यहाँ ही रुकूंगी। ऐसा सुनकर बाबा के चेहरे पर असीम शांति के भाव उमड़ पड़े, जिसे मैं बखूबी महसूस कर पा रही थी। अगले दिन बाबा के जाने के बाद मैं घर पर ही रुकी थी, क्योंकि मैंने बाबा से झूठ कहा था कि मैं कमला काकी के यहाँ जाऊंगी। उस समय मैं बहुत अकेली थी और डर भी लग रहा था, लेकिन एक ही चिंता मुझे सता रही थी, बड़े मालिक की तबीयत को लेकर। मैं एक दो बार बाबा के साथ बड़े मालिक के कमरे में गई थी, उन्हें देखने के लिए। बहुत कमजोर से हो गए थे बड़े मालिक, कोई भी दवा उन पर असर ही नहीं कर रही थी। वो तो ठीक से बोलना तो दूर, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, और जब तब बस उल्टियाँ। उनके उल्टियों से पूरे कमरे में गंध फैल गई थी। मुझसे उनकी और हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं जल्दी से बाहर आ जाती, लेकिन घूम घूम कर बस बड़े मालिक और उनकी बिगड़ती हालत ही सामने नजर आ जाती। धर्मपुरा के लोग अब बस उनकी सलामती ही चाहते थे, क्योंकि एक वही थे जो धर्मपुरा के लोगों से प्यार करते थे, उनको समझते थे, उनके लिए हर वक्त तैयार खड़े रहते थे। उनकी मदद के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते थे कि धर्मपुरा के सभी लोग खुश रहें, पूरा धर्मपुरा खुशहाली का जीवन जिए। बाबा बताते थे, बड़े मालिक के शादी तक सब ठीक था, सभी खुश थे। बड़े मालिक भी स्वस्थ और दिखने में किसी सुंदर नौजवान से कम नहीं थे। धर्मपुरा और दूर दूर के गांवों और शहरों की लड़कियां उनमें अपना जीवन साथी देखती थी, क्योंकि बड़े मालिक का स्वभाव, उनका गुणवान व्यक्तित्व जो उनको और भी अधिक प्रभावी बनाता था, उसके चर्चे चारों तरफ फैले थे। एक दिन अचानक धर्मपुरा से दूर किसी गांव से उनकी शादी के लिए रिश्ता आया। वो लड़की भी बिल्कुल बड़े मालिक की ही तरह मृदु सौम्य और शांत स्वभाव से परिपूर्ण थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल सामान्य सी दिखने वाली हम जैसी एक आम लड़की। लेकिन बड़े मालिक के मन को ना भा सकी, क्योंकि उनके मन को तो उनकी छोटी बहन रूपसी जो भा गई थी। रूपसी जैसा नाम, वो उस नाम से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे भी खूब थे। पलटकर जिसे भी देख लेती, वो उसके रंग में रंग जाता। हालांकि वो बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी, लेकिन सुंदरता के मामले में सबसे 2 कदम आगे। उसे देखने से ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो उसे। उसकी कटीली आंखें, नुकीली सी लंबी सी नाक, लंबा चौड़ा मत्था और उस पर एक अर्धचंद्रमा के आकार वाली बिंदी, गुलाबी से होंठ जो किसी पुष्प की पंखुड़िया हो, छरहरा बदन, पतली लंबी कमर, कानों के इतने लंबे झुमके कि जब हिले तो उसके झुमकों के घुंघरुओं से निकलने वाला संगीत में बस डूब जाओ। उसके पीछे भी कई लड़के दीवानों से खड़े थे। रूपसी का पूरे गांव में कोई मुकाबला नहीं था। जैसे धर्मपुरा की लड़कियां बड़े मालिक को अपने वर के रूप में देखती थी, ठीक वैसे ही उसके गांव के सभी लड़के उसमें अपना जीवन साथी तलाशते थे। लेकिन रूपसी की बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, इसलिए रूपसी के माँ बाबा ने रूपसी का हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया था। मगर जब बड़े मालिक का रिश्ता रूपसी के लिए आया, तो रूपसी के माँ बाबा भी इस रिश्ते को मना नहीं कर पाए।
इधर धर्मपुरा के लोग भी बड़े मालिक की शादी तय होने की खुशी में बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें रूपसी के रूप में बड़ी मालकिन मिल गई थी, जो रूप के मामले में बिल्कुल बड़े मालिक के टक्कर की थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और चारों तरफ बस शादी की गूंज सुनाई दे रही थी। बड़े मालिक के विवाह में बस एक हफ्ता बाकी था और पूरा धर्मपुरा महलों की तरह सजा था। बड़ी हवेली से लेकर धर्मपुरा के कोनों कोनों तक उसे सजाने की जिम्मेदारी धर्मपुरा के लोगों ने खुद पर ले रखी थी। देखते देखते वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। रूपसी हमारी बड़ी मालकिन के रूप में धर्मपुरा में अपने कदम रख चुकी थी। सभी जन उनके सम्मान में अपना शीश झुकाए खड़े थे और कुछ वृद्ध जन अपने दोनों हाथ ऊपर करके उनको आशीष देने के लिए खड़े थे। ये देखकर बड़ी मालकिन कुपित हो गई और अपनी रौबीली आवाज में कहा, हमें तुम्हारे आशीष की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी की तरह अपनी नजरें नीची करो, अपने शीश झुकाओ। बड़ी मालकिन के इस तरह के कथ्य को सुनकर वहां खड़े सभी जन दंग से रह गए। साथ में बड़े मालिक भी उन्हें अचरज भरी निगाहों से देखने लगे। फिर सोचा कि अभी शायद नहीं है, थोड़ा समय लगेगा इन सब से प्यार करने के लिए। ये सोचकर बड़े मालिक उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। उस समय बड़े मालिक बड़ी मालकिन के प्रेम में वशीभूत थे, सो उन्होंने हाथ जोड़कर